तो आते हैं अब इसके बाद रिलेशंस बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and torque। अब हम इसमें एंगुलर मोमेंटम लेते हैं तो ये L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज इज द बॉडी द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ द ओरिजिन। यानी कि किसी भी ओरिजिन से कोई पार्टिकल हमारा मोशन करता है तो उस पार्टिकल जितने भी हमारे वाइब्रेट करेंगे तो वो हमारे एंगुलर मोमेंटम में आते हैं। और इसका रिलेशंस निकालेंगे तो ये कहता है कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ। जब टी के साथ डिफरेंशियल हो जाएगा तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू, और ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस लगेगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का मल्टीपुल प्लस सेकंड का डिफरेंशियल और फर्स्ट का मल्टीपुल। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो बहुत इजी है। तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू ये v क्रॉस और ये mv हो जाएगा और प्लस और ये dp अपॉन dt क्रॉस r के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ गई dl अपॉन dt। ये आपका फैक्टर 0 हो जाएगा। इसको आप r क्रॉस dp अपॉन dt लिख सकते हो और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी dl अपॉन dt इज इक्वल टू 0 प्लस और ये r क्रॉस f के साथ। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हमारे पास होती है वो टॉर्क इज इक्वल टू होती है r क्रॉस f। तो हम लिख सकते हैं dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क के साथ। तो ये बहुत इजी मेथड है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, तो आप इसे लगा सकते हो। तो कहता है टाइम रेट चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो हम टॉर्क के लिए डेफिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। द टॉर्क डिफाइन एज the rate of change angular momentum। तो हम टॉर्क की डेफिनेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं और SI यूनिट और ये सारी चीजें हमारी वही रहेगी। अब वो कहता है कि हमारे पास कोई बॉडी है और वो बॉडी का हर पार्टिकल का अपना एंगुलर मोमेंटम अलग अलग है। तो आप इन्हें मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी गिवन मास m1 m2 m3 m4 mn and position r1 r2 r3 r4 up to rn and momentum p1 p2 p3 p4 से लेकर pn तक। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा टोटल सम L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस और ये L6 से लेकर Ln, वेक्टर सिंबल दे दो। इसका अगर हम सिग्मा निकालते हैं तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा सिग्मा और ये L I और ये n आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ।
यानी टोटल सम आ गया ये सिग्मा के साथ। जब सिग्मा के साथ आ गया तो इसको अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये आपकी हो जाएगी आर आई क्रॉस पी आई, और जब इसको हमने चेंज किया तो ये डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और ये आपकी वैल्यू हो गई सिग्मा, और ये टॉ आई के साथ आयोटा और एन इज इक्वल टू 1। तो आप ये कह सकते हो कि टॉर्क आई इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। टॉर्क आई इज इक्वल टू डी एल अपॉन, और ये डी टी के साथ, तो हमें इसमें एंगुलर मोमेंटम का समेशन मिल गया। और अगर फोर्स हम निकालते हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगा आपका एफ आई इज इक्वल टू ये डी पी अपॉन डी टी के साथ, यानी फोर्स हमारे पास रहता है इसमें एफ आई इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी के साथ। तो ये हमें इसका टोटल मिला रिलेशंस एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के साथ, तो ये चीजें हमें मिल जाती हैं, तो हम इसमें आसानी से इसे कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी हमारी, पहला केस ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, यानी कि बॉडी ऑलवेज कैसी है, रेस्ट में है, या बॉडी कंटिन्यूट क्या है, मोशन है, कांस्टेंट में, और से पार्टिकल डायरेक्शन फॉर दिस नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज ए, जो है एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, यानी कि उनका टोटल सम हमारा कैसा फोर्स है, जीरो के बराबर है। यानी बॉडी हमारी किसी जीरो के केस में चल रही है, यानी कि उस पर लगने वाला फोर्स कंटिन्यूट लग रहा है, सिमिलर डज नॉट चेंज ऑफ द फोर्स, या बॉडी कंटिन्यूट मूवमेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, बॉडी अपने मास या एक्सीलरेशन से कांस्टेंट जा रही है। तो ये सभी हमारे पास केस कैसे हैं, ये इक्विलिब्रियम में है। तो थोड़ा इक्विलिब्रियम को हम रीड और कर लें। अब ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है। जब वो रेस्ट में है,
या फिर वो किसी यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रही है, तो ऐसे केसों में फोर्स की वैल्यू 0 होती है। फोर्स हमारे पास 0 हो जाता है, और जब फोर्स हमारे पास 0 होता है तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो F m, इसको आप dv/dt भी कह सकते हैं। ऐसे केस में ये dv/dt भी आपका 0 हो जाएगा। जब v आपका 0 हो जाएगा तो v आपका कांस्टेंट हो गया। भाई v आपका जब कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम हमारा कितना डिफाइन होता है, ये P mv। तो आपका P भी कैसा हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो dv को आप लिख सकते हैं dx/dt कांस्टेंट। भाई जब dv/dx आ गया तो x भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो जब बॉडी कैसी रही, बॉडी आपकी रेस्ट में हो गई। मतलब बॉडी कैसी रही, वो रेस्ट में रही, यानी कि जिसमें आपका पोजीशन और यूनिफॉर्म v a सारी चीजें हमारी कैसी हो गई, x कांस्टेंट, v कांस्टेंट और a कांस्टेंट, यानी x कांस्टेंट, v कांस्टेंट और a कांस्टेंट, ये सारी चीजें हमारी कैसी हो गई, ये सभी हमारी ये। तो यानी कि रिजिड बॉडी के बारे में हमने डिसाइड कर दिया, तो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर ली। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या कहती है वो, अब सेकंड कंडीशन और आ जाओ। एक तो ये कंडीशन है, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, जरा इसे और देख ले। Said to be in rotational equilibrium if body does not rotate, if body does not rotate with constant angular velocity, अब कोई बॉडी हमारी रोटेट नहीं कर रही है, तो अब इसके बारे में हम जान लें ये कैसी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। पहला था कोई बॉडी हमारी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, दूसरी हमारा केस कह रहा है वो रोटेशन में इक्विलिब्रियम में है। तो रोटेशन में कैसे हो जाएगी, ये हमारे पास एक बैलेंसिंग है और ये हमारे पास है, तो इसका एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स हमारा ये है, और ये बॉडी इस तरह से रोटेट करती है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये वाला केस जनरेट हो जाता है, ये वाला, यानी इसको अपने थीटा एंगल पर ये इस तरह से। तो ये कह रहा है कि कोई बॉडी अपने केस पर कैसी है, वो रोटेट नहीं करती है, तो वहां हमारे पास जो टॉर्क की कंडीशन हो जाएगी वो L1, L2, F1 और ये F2 के साथ। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी F1 क्रॉस L1 माइनस F2 क्रॉस L2 इज इक्वल टू 0, यानी F1 L1 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। और जब 0 हो जाएगी तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 के साथ। तो यानी कि ये कंजर्वेटिव हो गए, और जब ये कंजर्वेटिव हो गए तो ऐसे केसों में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, भाई एंगुलर मोमेंटम आपका हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू होता है dl/dt। भाई dl/dt के साथ तो आप इसे निकाल सकते हैं, तो ये आपका हो गया कितना, dli/dt और n आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ। तो हमने उसका एंगुलर मोमेंटम भी डिसाइड कर लिया। जब ये हमारे पास सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, t कांस्टेंट हो गया, जब
एल टॉर्क कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे केसों में एल भी हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और पी भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारी कैसी रहेंगी, ये सभी कांस्टेंट हो जाएंगी। कब? जब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी, और जब इक्विलिब्रियम में रहेगी तो टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये आई अल्फा। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसमें आई भी कांस्टेंट हो गया और अल्फा भी कांस्टेंट हो गया। तो यानी कि हम एक चीज देख रहे हैं कि सेकंड केस में, फर्स्ट केस में भी वही केस थे, इसमें क्या ट्रांसलेट थी, ये रोटेशनल में थी, तो दोनों ही एंगुलर एक्सिलेशन ऑफ द बॉडी रोटेशनल विल बी 0। फिर इसके बाद हमें मिलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर द एंटायर द वेट ऑफ द बॉडी, एंटायर द बॉडी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए अगर हम देख रहे हैं तो इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा रिलेशन नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है कि हम लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई बॉडी है और उसमें बहुत सारे मास हैं जो वेट को डिफाइन करा रहे हैं, और जब वेट को डिफाइन कराते हैं तो बॉडी क्या है, किसी सेंट्रल के बेस पर खड़ी रहती है, सेंट्रल के बेस पर वो खड़ी रहती है। अब इसको समझे बहुत अच्छी तरह से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी बॉडी जो है किससे बनी है, छोटे छोटे मास पार्टिकल से बनी है। अब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम डेफिनेशन दे देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी center of gravity CG of a body is a point where the entire weight of the body gravitational torque on the body is always 0. Gravitational torque on the body about this point is always 0, is always 0। यानी कि कोई भी बॉडी हमारे पास है और वो जो है ग्रेविटेशनल केस में, और बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है वो वेट के रूप में कन्वर्ट है। तो जब वेट में हो जाएगा तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास, हमने इस बॉडी को किसी भी पॉइंट पर कंसीडर कर दिया। अब जैसे कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इसमें ये बहुत सारे वेट हैं, W1, W2, W3 और ये W4। और इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास भी है, देखो ये इसका CM है, और ये इसका W1 है, ये W2 है, ये W3 है और ये W4 है। और जब ये सारी चीजें हैं तो हम इसका एक सेंटर ऑफ जो कंटेन किया है ये वाला, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इस केस में ये कह रहा है कि बॉडी कोई भी अगर हम इसे रोटेट कराते हैं तो इसका जो रोटेशन ग्रेविटी है वो 0 हो जाएगा।
अब जीरो किस पर होगा, क्योंकि ये सब काम बीट में करेंगे, तो ये लगने वाला जो फोर्स है, तो मैंने आपको बताया था कि टॉर्क की जो केस होते हैं वो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 2 और 3 और टॉर्क 4 प्लस टॉर्क 5 अप टू डॉट डॉट टॉर्क n, और इसको आप लिख सकते हो ये टॉर्क आई एन आयोटा इज इक्वल टू 1 या डी एल आई अपॉन डी टी, डी एल आई अपॉन डी टी के साथ। अब ये डी एल आई अपॉन डी टी के साथ हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये टॉर्क, तो डी एल आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और ये आपका हो गया कितना, ये R1 क्रॉस M1G और प्लस ये R2 M2G और प्लस R3 क्रॉस M3G, इस तरह से। और जब ये सारी चीजें इस तरह से मूवमेंट कर रही हैं और जब इसका हम सिग्मा निकालते हैं, क्योंकि मास भी हमारा कंटिन्यूट एवरी बॉडी पार्टिकल का है, और जब इसको हमने लिया तो ये अंडर ग्रेविटी में ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, डी एल आई अपॉन डी टी, तो सिग्मा ये हो गया आर आई क्रॉस एम आई जी के साथ, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो गया तो टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, टॉर्क कांस्टेंट हो गया तो एल बी एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया। भाई जब हमारी ऐसी एडी बॉडी चूंकि किसी भी अंडर ग्रेविटी में अपना टॉर्क की पोजीशन को वो जीरो कर लेती है तो वो आपकी कहलाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब इस बॉडी को रोटेट कराते हैं तो सारे पार्टिकल सेंटर की ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं, तो ये उस समय इसका टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा। जब टॉर्क कांस्टेंट होगा तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। क्यों, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। कुछ रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अब ये थोड़ा सा लेंगे।